Am I audible, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening. Welcome back to day two of our webinar. We hope you find the previous session valuable. And let's continue with today's session. Over to you, ma'am. ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी। तो कल के सेशन में हमने मेंटल हेल्थ को डिस्कस किया था कि क्या मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है और ये किस तरह से रिलेट करती है साइकोलॉजी के साथ। उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम ऑफ द माइंड देखे थे कि माइंड की कौन कौन सी स्टेट्स हैं और जो है ना माइंड हमारा किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में मूव करता है और कौन सी स्टेट है, जैसे कि हमने बात की थी जो इल स्टेट है फोर्थ स्टेज, उसमें आके जो हमारा माइंड है वो इस तरह से स्ट्रक हो जाता है कि हमें साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने अपने माइंड को रिलेट किया था एक बकेट के साथ, और उसमें क्या था कि हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, कौन कौन से वेज हैं। ये चैट में हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी। तो आई होप सो कि आपको कल का सेशन क्लियर हो गया होगा मेंटल हेल्थ का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड, डिकोडिंग द माइंड, इंट्रो टू साइकोपैथोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द व्हाई बिहाइंड द व्हाट। साइकोपैथोलॉजी का मतलब सिर्फ डिजीज या डिसऑर्डर ही नहीं है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि माइंड के पीछे ऐसे कौन से लॉजिक हैं या ऐसे कौन से फैक्टर, कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस पे ये डिसऑर्डर या डिजीज अकर होती है। तो इसको हम कहते हैं साइकोपैथोलॉजी। अगर हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखें तो इसकी डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड अनयूजुअल बिहेवियर, कि हम इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं और साथ में हम ये भी देखते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर के बाद हमारे जो बिहेवियर्स हैं उसमें किस तरह से चेंजेस आती हैं। क्योंकि अब एक साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास क्लाइंट आता है, उसको वो बताता है कि मेरा जो डिसऑर्डर अकर होने से पहले या मेरे ये सिम्टम्स आने से पहले मेरा बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, मैं काम फील करता था, मुझे नींद अच्छे से आती थी, ना मैं किसी के साथ अनकंफर्टेबल होता था, सोशल गैप भी नहीं था। जैसे ही मेरे अंदर ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए तो मेरा बिहेवियर टोटली चेंज हो चुका है। तो मेंटल डिसऑर्डर के साथ साथ हम उसके बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं जो कि चेंज होते हैं, दैट इज साइकोपैथोलॉजी। अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो डिसऑर्डर को किस तरह से डायग्नोज करते हैं, वो यूज़ करते हैं 4 Ds को। 4 Ds मीन्स डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो डेविएंस है इसका मतलब है कि क्लाइंट की थॉट्स और इमोशंस सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग है या नहीं। लाइक अगर एक शख्स है, एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैं बार बार हाथ धोता रहता हूँ, या वो कहता है कि मैं बार बार क्लीनिंग ही करता रहता हूँ। अगर एक बार घर की सफाई कर ली है तो देन मैं, मुझे लगता है कि यहाँ से भी गंदा है, यहाँ से भी गंदा है, तो मैं अगेन उसको जो है ना रिपीट करता हूँ अपने बिहेवियर को बार बार। तो ये क्या है कि ये नॉर्मल नहीं है। हर इंसान जो है ना वो एक बार एक काम को करता है, रिपीटेडली नहीं करता। तो दैट इज डेविएंस। तो सेकंड नंबर पे है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस में ये है कि जब एक क्लाइंट आता है साइकोलॉजिस्ट के पास, वो बताता है कि वो अनप्लीजेंट फील कर रहा है, अपसेट महसूस कर रहा है, वो कहता है कि मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा और हर वक्त मुझे रोना आता रहता है। तो इसमें ये क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये सारे सिम्टम्स आते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन में क्या होता है कि 2 वीक से आपको मुसलसल सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो चुका होता है, इंजॉयमेंट नहीं आपको किसी चीज़ में मिल रही होती। इस तरह से जो है ना आप टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके होते हो लोगों से 2 हफ्तों के अंदर अंदर। तो इसके दौरान जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक टेस्ट अप्लाई करता है ये चेक करने के लिए कि ये वाकई तो डिप्रेशन में नहीं है शख्स। तो उसके लिए एक टेस्ट लगाते हैं, BDI। BDI मीन्स बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी टेस्ट। ये एक क्वेश्चनियर टाइप होता है, तो इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लाइंट से, वो फिल करता है, देन डायग्नोज किया जाता है डिसऑर्डर को। थर्ड नंबर पे हमारे पास है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन में क्या है कि डेली लाइफ में जो भी हम काम कर रहे होते हैं ना प्रॉपरली, उसमें हमारा दिल नहीं लग रहा होता, चाहे वो प्लेस पे है, सोशल प्लेस पे है, किसी भी तरह का काम है, घर में है, उसमें हम टोटली जो है ना इंटर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।
तो हम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे होते, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे होते, दैट इज़ डिसफंक्शन। एंड फोर्थ नंबर पे है डी, डेंजर। डेंजर में क्या होता है कि हार्म का इसमें एलिमेंट आता है कि सेल्फ हार्म होता है और अदर हार्म्स होता है, कि या तो आप खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हो या दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हो। अब खुद को नुकसान आप किस तरह से पहुंचा सकते हो? आप सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहे होते हो, अटेम्प्ट्स कर रहे होते हो, या आप जो है ना नाइफ के साथ अपनी वेन वगैरह को कट करना चाह रहे होते हो। तो इस तरह की जो भी आप हार्म खुद को पहुंचाना चाह रहे हो ना, तो वो डेंजर में आ जाता है। और अगर आप दूसरों को भी नाइफ के थ्रू नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, किसी के ऊपर आपने हमला कर दिया है या हाथ के थ्रू आपने किसी को पंच वगैरह मारा है, तो इस तरह के सारे है ना एलिमेंट अगर आते हैं, ये चारों डीज, तो ये जो है ना ये इशारा करते हैं कि आप किसी डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हो। तो फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो मिलके डायग्नोज करते हैं इस चीज़ को। तो ये जो आप आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपने ज़रा गौर से सुनना है, क्योंकि इसको लेके हमारी एक एक्टिविटी है जो कि कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो वो आपको ग्रुप में सेंड किए जाएंगे, देन आपने सब स्टूडेंट्स ने आपने वो फिल अप करने हैं। 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, तो आपने वो फिल करके ग्रुप में शेयर करने हैं। तो उसकी बेस पे हमें पता चलेगा कि आपने जो है ना कि आपको अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को लेके। ओके, तो उसके बाद अब हम इसके कुछ टूल्स देखते हैं जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं डायग्नोज करने के लिए। तो इसमें 3 तरह के टूल्स हैं, जैसे DSM-5, शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। DSM-5 एक डिक्शनरी है, एक बुक है जिसमें सारे डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया है, उसके क्या सिम्पटम्स होंगे तो ये वाला डिसऑर्डर होगा, फिर देन उसका क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, हर चीज़ DSM में मेंशन होती है। तो वहाँ से साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि ये सिम्पटम्स इस डिसऑर्डर में आ रहे हैं, तो देन हमने ये ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, ये टेस्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहला तो DSM-5 है, और नंबर 2 पे है क्लिनिकल इंटरव्यूज़। क्लिनिकल इंटरव्यूज़ में किस तरह से जो है ना टूल को यूज़ किया जाता है, उसमें ये होता है कि जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक क्लाइंट आता है, रूम में एंटर होने से लेके एग्ज़िट होने तक जितना भी उसका टाइम स्पेंड होता है साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो साइकोलॉजिस्ट हर एक उसकी चीज़ नोट कर रहा होता है। किस तरह से उसने दरवाज़ा खोला, किस तरह से वो अंदर आया, उसके चलने का स्टाइल क्या था, या उसके जो बात करने का स्टाइल क्या था, आई कॉन्टैक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, या वो शिवरिंग तो नहीं कर रहा था, स्वेटिंग तो नहीं हो रही थी। इस तरह की छोटी-छोटी भी चीज़ें वो नोट करता है। और उसके साथ वो उससे उसकी पर्सनल हिस्ट्री पूछता है, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह अगर कोई है तो वो पूछता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस पूछता है, फैमिली से रिलेटेड कोई भी उसकी हिस्ट्री है, उससे सारे रिलेशंस वगैरह पूछ के वो आता है क्लिनिकल इंटरव्यू में। तो फिर वो उसका जो डिसऑर्डर है वो डायग्नोज होता है। थर्ड नंबर पे जो टूल वो यूज़ करता है वो है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग थोड़ा सिंपल है, उसमें क्या होता है कि एक परफॉर्मा होता है, एक ऑब्जेक्टिव स्केल्स यूज़ करता है सिम्टम्स को मेजर करने के लिए। जैसे हमने बात की थी अभी BDI टेस्ट की, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी की। उसमें क्या होता है कि मतलब आपको एक क्वेश्चनर दिया जाता है, क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, आपने वो फिल अप करने होते हैं। पता चल जाता है कि आप डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, किस तरह का आपको डिसऑर्डर है। तो ये आप डायग्नोज साइकोलॉजिस्ट कर लेते हैं फ़ौरन से। तो यहाँ तक हमने मेंटल हेल्थ को भी डिस्कस कर लिया है, साइकोपैथोलॉजी को भी हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या है। अब हम इनके कुछ डिसऑर्डर्स देखते हैं कि कौन-कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है एंग्जायटी डिसऑर्डर। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एंग्जायटी डिसऑर्डर तब अकर होता है जब एंग्जायटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब नॉर्मल लाइफ में आपको कोई एंग्जायटी हो रही है, अब जैसे कोई छोटी-सी बात होती है तो आपको कोई भी मसला क्रिएट हो जाता है, कभी-कभी कोई मसला आता है, तो ये एंग्जायटी डिसऑर्डर नहीं होता। तो इसमें हमारे पास कुछ 4 मेन डिसऑर्डर हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, इसकी कैटेगरीज़ हैं आगे, एंग्जायटी डिसऑर्डर की। सबसे पहला है गैड। गैड मीन्स जनरलाइज एंग्जायटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो डिसऑर्डर है गैड, इसमें आप जब हर छोटी बड़ी बात पे एंग्जायटी फील करते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। जैसे अगर आप सोचते हो कि अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा ना हुआ तो क्या होगा, या अगर मैं पार्टी में गया मेरे कपड़े अच्छे ना लगे तो क्या होगा। इस तरह की हर छोटी छोटी बात पे आपको एंग्जायटी फील होती है।
देन आप इस कैटेगरी में आओगे गैड डिसऑर्डर में। सेकंड नंबर पे हमारे पास है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपको जब इंटेंस फियर फील करते हो ना, तो आपको अटैक्स आते हैं। जैसे कि अब एकदम से आप क्लास में हो, आपको टीचर ने एकदम से वो क्विज का बोल दिया या असाइनमेंट का बोल दिया है, तो ये आपके लिए क्या हुआ, एक सडन एक्शन था जो आपने परफॉर्म करना था, उसकी वजह से आपको सडन अटैक हुआ कि ये तो मैं नहीं कर सकता, इस तरह से आप घबरा जाते हो, दैट इज पैनिक डिसऑर्डर। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है फोबियाज। फोबियाज में हमने बात की थी कि आपको जो ना इरेगुलर फियर फील करते हो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को लेके। सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है। जैसे प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी हाइट फोबिया की, कि आपको एक बंदा है, वो आपको 17th फ्लोर पे ले गया है और आपको ना वहाँ पे जाके कह रहा है कि आप नीचे जंप कर दो। आपको तो नीचे देखने से भी फ़ोबिया है कि मतलब अगर मैं देखूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, इस तरह से आपको डर लग रहा है, और वो बंदा कह रहा है कि आप एकदम से जंप कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपके आपके अंदर फ़ियर फ़ील आप करोगे, तो ये एक स्पेसिफ़िक सिचुएशन आ जाती है जो कि फ़ोबिया कहलाती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास सिम्पटम्स हैं। सिम्पटम्स हमारे किस तरह के आते हैं कि स्वेटिंग आपको होती है, हो सकती है, ओवरथिंकिंग आप करते हो, या आपकी एकदम से हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा होती है। तो ये कुछ सिम्पटम्स आ जाते हैं, ये भी एक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की कैटेगरी है। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की। उसके बाद हमारे पास है सेकंड नंबर पे मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में हम मूड डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि आपके ना मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अब मूड स्विंग किस तरह से हो सकते हैं, इसमें 2 चीज़ें हमने बताई हैं। एक तो डिप्रेशन है, दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर है। डिप्रेशन की हमने पहले भी बात की है कि उसमें क्या होता है कि 2 वीक से आपको सिम्पटम्स आ रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, जैसे कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लो एनर्जी होगी, स्लीप चेंजेस होगी कि आप अगर रेगुलर स्लीप ले रहे हो तो आपको जो है ना नींद आना बंद हो गई है, रात को नींद नहीं आ रही, दिन में नींद नहीं आ रही, और आपकी फीलिंग्स भी अच्छी नहीं है, नेगेटिव फीलिंग्स आपकी हो चुकी हैं। इस तरह से आपका जो है ना हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, सोशल गैप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ डिप्रेशन। उसके बाद बाइपोलर आ जाता है, तो बाइपोलर में क्या है कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे कि आप हाई हाई मूड से लो मूड की तरफ जा रहे होते हैं। हाई मूड अगर हम देखें तो साइकोलॉजी में इसकी टर्म को कहते हैं मैनिया फेज। मैनिया फेज में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत ज़्यादा ही खुद को जो है ना हाई लेवल पे महसूस कर रहे होते हो। अगर आप लो मूड पे हो तो इट मीन्स कि आप डिप्रेशन में हो, जैसे कि आप अभी बात की है हमने, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, लो एनर्जी फील करते हो, इसी तरह की चेंजेस है। तो ये आप हाई टू लो भी जा सकते हो, लो टू हाई भी, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये 2 चीज़ें आ जाती हैं मूड डिसऑर्डर में। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी आप सबको भी पता है कि हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही जब क्लाइंट आते हैं पेशेंट के साइकोलॉजिस्ट के पास, तो उनकी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है। अब एक बंदा है जिसे पसंद है वेल ड्रेस होके बाहर निकलना, अपनी जॉब पे जाना, हर किसी से अच्छे से मिलना, और एक बंदा है जिसका मूड हर वक्त ख़राब ही रहता है, वो वैसे ही बगैर मुँह धोए उठ के क्लास में चला जाता है, अपनी जॉब पे चला जाता है, हर काम करता है। तो ये क्या है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब बनता है? तो पर्सनैलिटी, ये अभी हमने देखा है कि ये पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब बनता है? जब एक चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट होने लग जाती है। जैसे कि अनहेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग, मतलब कि आपका जो है ना सोचने का लेवल चेंज हो जाता है। आप डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हो, डिफरेंट बिहेव करने लग जाते हो। अगर आपको पॉजिटिव बिहेवियर था तो वो नेगेटिव बिहेवियर की तरफ चला जाता है। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम नार्सिसिस्टिक लोगों की एग्जाम्पल ले सकते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग कौन से होते हैं? जो लोग कहते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ। अब जैसे अगर मैं कहती हूँ कि इतने लोग खड़े हैं, उन सब में आप सिर्फ मेरी तारीफ करो, तो मैं क्या हुई, नार्सिसिस्टिक पीपल में आ जाती हूँ। तो मतलब इनका मेन मकसद यही होता है कि लोग जो है ना हमें अटेंशन दें, अटेंशन सीकर्स होते हैं, और किसी को जो है ना किसी का तारीफ ना करें, किसी को अच्छा ना कहें, बस सिर्फ हम पे फोकस करें। तो इनका ये मेन होता है। तो अभी तक हमने 3 इसके मेन डिसऑर्डर देखे हैं। एंग्जायटी डिसऑर्डर देखा है, मूड डिसऑर्डर देखा है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखा है। अगर अभी तक किसी को कोई समझ नहीं आई
तो आप लोगों में से सबसे तो आप बता दें अगर किसी को नहीं समझ आई तो। सबको समझ आ गई है? ओके। तो अभी आप सब मैंने कुछ क्वेश्चन इसके लिखे हैं, तो आप सब ने क्या करना है मैं आपको ग्रुप में वो शेयर करती हूँ। आपने एक नोटपैड लेना है या कोई भी पेज ले लें, आप एक पेन ले लें, तो उसके साथ ऊपर अपना नाम लिखें और नीचे जो है ना वो क्वेश्चन लिख के स्टेप बाय स्टेप वो 5 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो आप वो देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें और जो है ना ग्रुप में ही आप शेयर करें क्वेश्चन लिख के। देन जो है ना हम इसको थोड़ा-सा हमारा रह गया है उसको भी हम करके कवर अप करके तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो मैं आपको सेंड करती हूँ, तो मैं इधर क्लास में ही हूँ, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने ग्रुप में आपको शेयर कर दिए हैं। अभी 20 मिनट्स हो गए हैं, तो आप जो है ना 40 पे मैं आपसे पूछूंगी, तो आपने तब तक जो है ना सब बच्चों ने सेंड कर देना ग्रुप में करके, तो फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे 20 मिनट्स बाद। ओके, जब आप सबका कंप्लीट हो जाए तो आप ग्रुप में सेंड कर दें, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी हमारी है इस पे 4 डीज़ पे, कि साइकोलॉजिस्ट जो है डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं 4 डीज़ को लेके। 4 डीज़ को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहला है डेविएंस, जिसमें क्लाइंट के इमोशंस को, थॉट्स को देखा जाता है कि वो सोशल नॉर्म से डिफरेंट हैं या नहीं। अगर तो वो सोशल नॉर्म से डिफरेंट है, इट मीन्स के डिसऑर्डर डायग्नोज हो सकता है। सेकंड नंबर पे हमने देखा था डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस में क्या था कि अनप्लीजेंट फील करता है पर्सन, या अपसेट फील करता है, या उसको कहता है कि मेरा मुसलसल रोने का दिल करता है, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, तो ये है डिस्ट्रेस। तो इसमें भी डिसऑर्डर डायग्नोस हो सकता है, जैसे कि हमने बात की थी डिप्रेशन की। थर्ड नंबर पे है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन में क्या है कि डेली लाइफ में जो भी आप अपने काम कर रहे होते हो, तो उनमें भी आपका दिल नहीं लगता, आप वो सारे काम जो है ना उन पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे होते हो, दैट इज़ डिसफंक्शन। 4 नंबर पे ये है कि आप खुद को हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हो या किसी दूसरे को हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हो। ये 4 डीज़ हैं। तो अब हम इसको लेके एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे हमारे पास एक केस स्टडी है, आप सबको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अली एक पर्सन है, स्टूडेंट है जो कि 22 ईयर ओल्ड है। तो वो लास्ट मंथ से ना तो वो अपनी क्लासेस ले पा रहा है, और वो हर वक्त जो है ना सारा दिन थका हुआ फील कर रहा है, और रात को सही से उसे नींद भी नहीं आ रही, और जो है वो फन भी फील नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ में। तो ये हमारे पास एक केस स्टडी है। तो अब आप सब लोग चैट में बताएं, सब स्टूडेंट चैट में बताएं, ये 4 डीज में से कौन सा डी है जो इसमें फिट हो रहा है। चैट में डी का नाम लिखें, जो भी आप लोगों को लग रहा है। किसी को भी नहीं पता? ओके, कोई और बताना चाहता है? एनीवन? ओके, यहाँ पे हमारे पास रिप्लाई आया है डिसफंक्शन का। तो अगर हम अपने डीज को इसमें अगर हम देखें, ओके, अगर हम इसमें देखें तो इन्होंने बात की है कि अली जो है वो 22 साल का ओल्ड स्टूडेंट है। पिछले 1 महीने से उसका क्लासेस लेने का दिल नहीं कर रहा, मतलब वो क्लासेस लेना उसने छोड़ दिया है। तो ये यहाँ तक तो हमारे जो पास है ना ये वाला पोर्शन, तो ये तो है डिसफंक्शन।
क्योंकि डिसफंक्शन में भी यही है कि उसका रेगुलर रूटीन का जो भी काम है उसमें दिल नहीं लग रहा, वो फोकस नहीं कर पा रहा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये डिसफंक्शन है। लेकिन जो अगली लाइन है अगर आप उस पे फोकस करो तो ये कोई और डी है। जैसे कि वो कहता है कि मैं सारा दिन थका हुआ महसूस करता हूँ, रात को नींद नहीं आ पा रही सही से और किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये है डिस्ट्रेस। क्यों? क्योंकि ये अभी हमने बात की थी, ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, इसलिए लास्ट मंथ से ये आ रहे हैं। तो हमने बात की थी कि 2 वीक से अगर सिम्पटम्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली तो वो डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। तो यहाँ तो फिर काफ़ी टाइम हो चुका है लास्ट मंथ से, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात यहाँ पे हो रही है, यानी डिस्ट्रेस। 2 डीज़ की बात की हुई है, एक तो डिसफंक्शन की, दूसरा डिस्ट्रेस की। ओके, तो उसके बाद हमारे पास लास्ट है द स्टिग्मा ऑफ डायग्नोसिस। इसका मतलब क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है ना वो लेबल कर देते हैं बीमारी को। वो लेबल नहीं करते। अब जैसे हम डॉक्टर्स के पास भी अगर जाते हैं तो वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। अब सारे लोग इजीली डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई सर दर्द भी होता है तो भी डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन लो, इस तरह से। ऐसे ही जब साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो तो वो आपकी प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं करता, बल्कि आपकी प्राइवेसी को सेफ रखता है। तो आपको आपकी बीमारी जो भी आपका डिसऑर्डर होता है उसको वो बताता है, उसको डायग्नोस करता है, देन उसे ट्रीटमेंट करता है ताकि जो भी क्लाइंट है वो जल्दी से रिकवर हो सके और अपनी जो है ना एक्टिविटीज़ एक्टिवली परफॉर्म कर सके, मेंटल हेल्थ बेहतर हो सके उसकी, ना कि इस वजह से कि वो उसकी बीमारी को लेबल करे। ये बहुत सारे लोगों में एक ये स्टिग्मा बना हुआ है कि जो है ना साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो बीमारी को लेबल कर देते हैं। वो बीमारी को लेबल इसलिए करते हैं, लेबल नहीं करते, डायग्नोस करते हैं। साइकोलॉजी की टर्म यही है कि वो डायग्नोस करते हैं ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सके और जल्दी से रिकवर हो सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो कि आप सबको समझ आई होगी। एक तो स्टूडेंट हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स शायद इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे या उन्हें थोड़ा हेजिटेट वो फील कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो होप सो कि कल के सेशन में सारे एक्टिव होंगे। कोई भी उनका क्वेश्चन होगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं और जो बाकी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। और हम कल के लेक्चर में ये भी देखेंगे कि हम ये जो हमारे माइंड में ग्लिचेस आ रहे हैं इसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था। अगर अब तक किसी को कोई समझ नहीं आई या कोई भी क्वेश्चन है तो आप सब पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, everyone, for being a part of today's session. I hope you found it insightful. See you on the final day. Have a great evening.